नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं मन की बात को लेकर के। दरअसल मन की बात के 10 साल पूरे हो रहे हैं और पीएम का स्वदेशी पर जोर भी है। इस दौरान एनबीटी में इस खबर को आप विस्तार से पढ़ पाएंगे, यानी कि नवभारत टाइम्स के अखबार में आप देख पाएंगे इस खबर को। और पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से कहा है कि त्योहारों के मौके पर देश में बनी हुई चीजें ही खरीदनी चाहिए। रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम के साथ मेक इन इंडिया अभियान ने एक दशक का सफर तय किया है, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। देखिए, इस खबर को तरजीह दी है फ्रंट पेज पर नव भारत टाइम्स ने। देखिए, आप तक खबर पहुंचा रहे हैं हम, और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत खूबसूरत बात कही और कहा कि देखिए, आप स्वदेशी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो स्वदेशी चीज़ें होती हैं उनको बहुत छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं वो बनाते हैं, उनकी रोज़ी रोटी का साधन होते हैं। जैसे कि अमूमन दिवाली देख लीजिए, दीपावली नज़दीक है और छोटे छोटे से जो कुम्हार होते हैं ना, वह दीपों को बनाते हैं। यदि आप उनके दीपों को खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है उनके घर में भी दीपावली रोशन होगी। चलिए, और क्या कुछ बातें कही। मन की बात ने साबित कर दिया है कि देश के लोगों में पॉजिटिविटी, जानकारी की भूख है, वे गर्व से इसे सुनते हैं, ये बात कही गई है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से कहा कि त्योहारों के मौके पर देश में बनी ही चीजें आपको खरीदनी चाहिए। आप चाइनीज लाइटों को खरीदते हैं, उसकी जगह आप ज्यादा से ज्यादा दीपों से घर को रोशन करिए। ये पहले भी प्रधानमंत्री मोदी कई मर्तबा कह चुके हैं। इसके अलावा कहा कि मेक इन इंडिया अभियान में एक दशक का सफर तय कर लिया है, यानी कि 10 साल हो चुके हैं। और उसके बाद रविवार को पीएम मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम ने साबित कर दिया कि पॉजिटिव बातें करना, हौसला देने वाली कहानियां लोगों को बहुत पसंद आती है, उनको इनकरेज करती हैं। और यही एक बड़ी बात होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से लोगों से मन की बात कार्यक्रम कर रहे हैं और तीसरी मर्तबा जब वापस एनडीए की सरकार बनी है तो उसी को लेकर यूँ कह सकते हैं कि ये तमाम बड़ी बातें कहते नजर आए हैं। और सराहना ना सिर्फ लोगों की बल्कि इस बात को भी कहा कि देखिए, अब छोटे उद्योगवादी जो होते हैं ना, उनका आप ख्याल रखिए, जिससे उनके घर में भी व्यापार आ सके, उनके घर भी समृद्ध हो सके। तो बिल्कुल देखिए, जैसा मेरे सहयोगी दीपिका ने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कोशिश करते हैं कि लोकल फॉर वोकल इस नारे के साथ में आगे बढ़ा जाए। मेक इन इंडिया का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, और ये भी कहा था कि मेक इन इंडिया के तहत में हम लगातार अब इस क्षेत्र में भी अपने दायरे को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी देशवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं जो कि छोटे सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो कि खुद की मेहनत से किसी भी वस्तु का निर्माण अगर वो कर रहे हैं तो फिर उनकी मेहनत को भी वो तरजीह मिलनी चाहिए, वो मौका मिलना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और इसी को लेकर के बार बार ये कहा जाता है, लोकल फॉर वोकल के लिए आप भी अपनी आवाज़ उठाइए और आप भी इसी तरीके से आगे बढ़िए, यानी कि उन लोगों तक भी मदद पहुंचे जो कहीं ना कहीं सड़क के किनारे बैठे होते हैं और साथ ही साथ वो किस तरीके से अपनी जीविका चला रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। ऐसे में उन और भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। लेकिन ऐसे में आज भी कई लोग हैं जो कि सड़क किनारे अपनी छोटी सी दुकान लगा करके बैठते हैं। और ख़ासतौर पर जब त्यौहार आते हैं, आपने देखा होगा, मेरी सहयोगी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो दिए होते हैं वो खास तौर पर आपको सड़क के किनारे दिखाई दिया करते थे पहले भी और आज भी। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो थोड़ी सी उलट नजर आती है पहले के मुकाबले। लोग ज्यादातर ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं और उनके घर रोशन नहीं हो पाते हैं। और इसी वजह से यही वो कारण है मुख्य तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही संदेश देने की कोशिश की है कि जब हम बात दिवाली की करते हैं, दशहरे की करते हैं, तो ये सभी त्यौहार रोशनी से जगमगाने वाले त्यौहार हैं, तो किसी के भी घर पे अंधेरा ना रहे। और इसी एक संदेश के साथ में आप उन लोगों के बारे में भी विचार कीजिए और उनके पास जाइए, आप लोकल मार्केट में शॉपिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों के घर भी रोशनी से चमक सके और वो भी अपने त्योहारों को बखूबी अपने परिवार के साथ में मना सके।
बिल्कुल, और देखिए ये बहुत अच्छा संदेश है। सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। आप कितने भी आधुनिक हो जाएं, देखिए दो बातें होती हैं इसमें। आधुनिकता अपनी जगह है, लेकिन जब हम परंपरा की बात करते हैं, जब अपने त्योहारों की बात करते हैं, तो वाकई में हमारा अनायास ही ध्यान उस ओर चला जाता है, जिससे कि हमारे जड़ें मजबूत होती हैं, जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो न सिर्फ दीपावली हो गया, बल्कि आप देखिए हर एक त्योहार जो उस वक्त आता है, तो आप कैसे उन छोटे उद्योगपतियों की, या कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे उनको सहयोग कर सकते हैं, ये आप सोचेंगे तो वाकई में ये देश के लिए, उनके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पीएम ने क्रिएट इन इंडिया चुनौती में भागीदारी का आग्रह किया, कहा ये एक बड़ा मंच है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वक्त के साथ नौकरियां भी और की जो प्रकृति है वो भी बदल रही है। गेमिंग, एनिमा सहित नए क्षेत्र, टियोन, रील और फिल्म निर्माण उभर रहे हैं। उन्होंने लोगों को नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में शुरू किए गए क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 चुनौतियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ तक कि एंटी पायरेसी पर भी 3 अक्टूबर को 10 साल पूरे होने के पहले दिन, यानी कि नवरात्रि का पहला दिन, उन्होंने कहा कि कार्यक्रम ने साबित कर दिया है कि देश के लोग सकारात्मक जानकारी के लिए कितने भूखे हैं। उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 में मेक इन इंडिया अभियान के 10 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें गरीबों, मध्यम वर्ग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को लाभ हुआ, जिससे भारत एक विनिर्माण पावर हाउस में तब्दील हुआ है। तो फिलहाल देखिए तमाम तरह की बड़ी बातें कही गई हैं कि 10 साल से किस तरीके से ये शो चल रहा है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ना सिर्फ लोग जागरूक हुए, बल्कि उनको समझने का ये एक मौका भी मिला। क्योंकि लोग जो है वो ज़्यादातर पॉजिटिव स्टोरी पसंद करते हैं। देखिए आपको सुरभि भी दिखा रही है इस खबर को, मैं भी आपको इस खबर को दिखा रही हूँ, और इस खबर को तरजीह दी गई है। दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पे इस खबर को छापा है। देखिए इंग्लिश, हिंदी अखबारों में अलग अलग तरीके से इस खबर को जगह दी गई है। तो साबित हुआ लोग पॉजिटिविटी है वो कैसे पसंद करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये द हिंदू में आप इस खबर को देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से लोगों से ये भी कहा है, और इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि चाहे वो लोकल फॉर वोकल के लिए हो, या फिर मेक इन इंडिया के तहत में बातों को रखना हर किसी के सामने हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ऐसे जब डिजिटल इंडिया का भी जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि आप एक एक करके, हम कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इसमें अपना सहयोग देंगे, और इसी उम्मीद के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिया के पास इस वक्त बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं कि हम कैसे नए नए अवसर लोगों के लिए खोलते हैं, और क्रिएटिविटी पर खासतौर पर हमें फोकस करना है। कैसे लोगों को क्रिएटिव बनाया जा सकता है, कैसे लोगों की क्रिएटिविटी और ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में देखी जा सकती है, इसको लेकर भी हम लगातार काम कर रहे हैं, और कई प्लेटफॉर्म्स के तहत में हम काम कर रहे हैं, ताकि आपको याद होगा कि कैसे स्किल इंडिया का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने खुले मन से किया था, और ये कहा था कि हम ऐसे कई कार्यक्रम चलाने के प्रयास करें जहां लोगों के स्किल्स पर फोकस किया जा सके, ताकि उभरते हुए भारत की जब तस्वीर को आप समझने और देखने की कोशिश करेंगे तो एक नई तस्वीर आप महसूस कर पाएंगे, ऊर्जावान भारत की तस्वीर आप महसूस कर पाएंगे, और भारत हर क्षेत्र में कैसे अपने कदम आगे बढ़ाता चला जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन हो पाएगा जब सबका सहयोग मिलेगा, जब सबका एक साथ मिलेगा। यानी कि भारत के हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी क्रिएटिविटी को पहचानना होगा, और उसके बाद उसे सही रास्ते पर लाना होगा, और इसके लिए लगातार प्रयास सरकार की ओर से भी किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी मेरी सहयोगी दीपिका भी आपको दे रही थी। दीपिका, बिल्कुल, देखिए हम ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि 10 साल पूरे हो रहे हैं 3 अक्टूबर को। जब आज से 10 साल पहले मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तब विजयादशमी का मौका था 3 अक्टूबर के दिन, और इस बार 3 अक्टूबर के दिन पहली नवरात्रि शुरू हो रही है, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यही बड़ी बातें कही है कि देखिए चटपटी खबरें सुनना या फिर नेगेटिव खबरें सुनना अब लोगों को पसंद नहीं है। लोग अलग बातें सुनना चाहते हैं, लोग ये सुनना चाहते हैं कि कहाँ से उनको पॉजिटिविटी मिलती है। तो अब मन की बात में जैसे कि लोगों का हम उत्साहवर्धन करते हैं, नई नई जगह की जानकारी देते हैं, नए नए लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं, नई नई तकनीक बताते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आज बदलते भारत को इस बात की ज़रूरत है कि वह नेगेटिविटी को त्यागे
पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, जिससे न सिर्फ वह प्रगति करे बल्कि देश भी उनके साथ प्रगति करे। और ये आज के टाइम पे हम कह सकते हैं सुरभि, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि नकारात्मकता को हावी ना होने दिया जाए, बल्कि आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। तकनीक के क्षेत्र में आप आगे बढ़िए, आप किस तरीके से अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं, इसका सहयोग भी आपको अपने आसपास मिल जाएगा। लेकिन आपको ज़रूरत है सिर्फ नजर दौड़ाने की। ये एक बेहतरीन जो मैसेज है वो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के जरिए पूरे देशवासियों को दिया है, जिसकी सभी तारीफ कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सुबह। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे एक एक करके हर क्षेत्र में भारत को बढ़ावा दिया जा सके, और साथ ही साथ हर क्षेत्र पर भी फोकस किया जा रहा है। और इसी के साथ हम ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि अब दूसरी तरफ जब हम बात भारत की करते हैं और भारत की भूमिका पर भी हम ये कहते हैं कि कैसे युवाओं को भी हर ओर प्रयत्न किए जा रहे हैं कि उनके भी स्किल्स में और ज़्यादा डेवलपमेंट लाया जा सके, उनकी क्रिएटिविटी को पहचाना जा सके और फिर उस क्षेत्र की ओर उन्हें मोड़ा जा सके, ताकि भारत उस पथ को पहचान पाए, समझ पाए कि कैसे विश्व विख्यात भारत जो पहले हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार का दर्जा एक बार फिर से भारत के नाम आ जाए। और इसी के लिए तमाम जद्दोजहद, तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही। बिल्कुल, नेगेटिविटी को त्यागना होगा, पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी यही संदेश दे रहे हैं कि अपने आसपास का वातावरण भी आप बहुत पॉजिटिव रखिए, जिससे कि आप पॉजिटिव सोच सके, जिससे कि आप टेक्निक तरीके से सोच पाए और आगे जीवन में बढ़ पाए। चलिए सुबह आगे बढ़िए। तो बिल्कुल देखिए, अब पाकिस्तान का हम जिक्र करेंगे। दरअसल पाकिस्तान दोस्ताना रिश्ता रखता तो फिर भारत IMF से बड़ा पैकेज दे देता, ये राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है। हालांकि देखिए, राजनाथ सिंह इससे पहले भी जब ऐसी बातों का जिक्र करते रहे तो पाकिस्तान को एक और जहां कई बार चेतावनी भी जारी की जा चुकी है और ये कहा जा चुका है कि आप पाकिस्तान से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ वाकई दोस्ताना रिश्ता रखा होता तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मांगे गए पैकेज से भी बड़ा राहत पैकेज दिया जाता। राजनाथ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 और 15 में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जिस विशेष पैकेज की घोषणा की थी वो अब बढ़ करके 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान IMF के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी सरकार ने दे दिया है। और इसी को लेकर राजनाथ सिंह ने यह संकेत दिया है कि पाकिस्तान को समझने की जरूरत होती है कि अगर वो दोस्ताना रिश्ते बनाए रखे तो फिर भारत हर तरीके से मदद करेगा। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है जब यूं कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने खुले मन से बड़ी बात कही है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव, जब लोकसभा चुनाव के दौरान खुद यहाँ पे राजनाथ सिंह ने कहा था कि यदि आप वाकई में हमारा पड़ोसी देश आतंकवाद से ग्रसित नजर आता है तो देखिए हम मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी मंशा साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अब इसके अलावा ये दूसरा बड़ा कटाक्ष या यूं कहें कि बड़ी समझाइश भी राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर दी है। क्या कुछ कहा जरा समझ लीजिए। पाकिस्तान से दोस्ताना रिश्ता रखता तो भारत IMF से बड़ा पैकेज देता, ये राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा। और ये एक चेतावनी भरा लहजा है पाकिस्तान के लिए कि आप अभी भी अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। जम्मू कश्मीर के गुरेज से रक्षा मंत्री की पड़ोसी मुल्क को चेतावनी, आतंकी वारदात हुई तो जहां होंगे वहीं मारे जाएंगे, ये भी खुले मन से राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश को चेतावनी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देखिए, हमेशा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है अलग थलग पड़ गया। इसके इतर यदि हम हिंदुस्तान का जिक्र करते हैं, भारत का जिक्र करते हैं, आज चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो या यूक्रेन हो, सभी जो है भारत को पूछते हैं, उनकी कह सकते हैं कि सलाह लेना चाहते हैं, क्योंकि भारत ने हमेशा एक तटस्थ भूमिका निभाई है। अपने आप में भारत ने बहुत स्पष्टीकरण दिया है कि देखिए, ना तो हम आतंकवाद का साथ देंगे और ना ही हम किसी भी तरह की लड़ाई में किसी के साथ होंगे, क्योंकि हम विकास में विश्वास करते हैं, ना कि विंध्यवस में। इसके अलावा आपको बता दें, भारत के खिलाफ आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ गया है। आतंक की फैक्ट्री चलाने के लिए दूसरों से धन मांगता है पाकिस्तान। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजनाथ ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की तरक्की को, यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए पैसा खर्च करते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे यहाँ के युवा रोजगार की ओर आगे बढ़े, कैसे हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ें। और 370 के बाद से ऐसा हुआ भी है। लेकिन
पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान दूसरे राष्ट्रों से पैसा सिर्फ इसीलिए उधार लेता है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे सके, आतंकवाद को फैला सके। 370 की समाप्ति से बौखलाया हुआ है कहीं ना कहीं पाकिस्तान। देखिए, ये तो सभी को पता है कि जब से धारा 370 को हटाया गया है, 370A हटी है, तभी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और इसी को लेकर राजनाथ सिंह हमेशा अब ये कह रहे हैं कि अब आपकी कोई गलती को, कोई दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां होंगे, जैसे होंगे, वैसे ही आपको मार गिराया जाएगा। अब आप इसे चेतावनी समझ लीजिए या फिर सलाह समझ लीजिए। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार मेरे सहयोगी ने भी आपको ये बताया और कहा कि कैसे राजनाथ सिंह ने जो ये बयान दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान हो जाता है, क्योंकि हमने ये वाकई देखा है कि किस तरीके से IMF के पास बार बार गिड़गिड़ाने के लिए पहुंच जाता है पाकिस्तान, ताकि एक राहत पैकेज उन्हें दिया जा सके। और इसी को लेकर के राजनाथ सिंह ने न सिर्फ ये कहा कि अगर वाकई भारत के साथ में अपने रिश्तों को मजबूत पाकिस्तान रखने की कोशिश करता, जैसे बार बार जब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, लेकिन दगा देने का काम भी पाकिस्तान की ओर से हर बार होता आया है, अगर ये ना होता और वाकई उस दोस्ती को कायम रखने की कोशिश पाकिस्तान करता, तो हर मुमकिन कोशिश और हर मुमकिन मदद पाकिस्तान तक पहुंचाई जाती। जो वो गिड़गिड़ा रहा था जिन पैसों के लिए, उससे ज्यादा रकम की पैकेज राहत के तौर पर भारत प्रदान कर देता। लेकिन ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। आप अक्सर सुनते होंगे, देखते होंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में यानी घाटी में अभी भी जब आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, तो इसमें भी पाकिस्तान की संलिप्तता पाई जाती है। पाकिस्तान की तरफ से जानबूझ करके घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है। वहां कैसे लोगों को ब्रेन वॉश करके उनके हाथों में पत्थर और हथियार थमाए जाते हैं। तो ये कोशिशें जो है, हमने ये अक्सर देखा है कि कैसे इसको लेकर भी पाकिस्तान हर बार अपने मंसूबों को हर किसी के सामने रख देता है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और इसी पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जब इस तरीके की स्थिति आती है तो फिर इस पर हमें एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन अगर वो खुद इस पर कदम उठाए और दोस्ती को वाकई कायम रखे, तो फिर भारत भी मदद का हाथ अपना पीछे नहीं खींचेगा, मदद जरूर करेगा। देखो, देखिए, भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हमेशा मानता है, और इसका बड़ा एग्जाम्पल कोरोना काल में सभी ने देखा कि अपने पड़ोसी मुल्कों की कैसे भारत ने मदद की। वैक्सीनेशन के जरिए सभी को वैक्सीनेशन दी गई, तब चहुओं और भारत की प्रशंसा की गई है। तो ये कैसे संभव होता कि यदि हमारे रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे होते या पाकिस्तान हमसे अच्छे रिश्ते रखता, तो क्या हम उसकी मदद नहीं करते? हम जरूर मदद करते, लेकिन आपको भी एक पड़ोसी धर्म को निभाना होता, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। हरियाणा के 5 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची देंगे नौकरी, अमित शाह ने बात कही है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने पर प्रदेश के 5 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव प्रचार में कहता है कि विधायक बना दो तो 50-50 लोगों को नौकरी का कोटा मिलेगा। कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। अग्निवीर को हरियाणा और केंद्र सरकार में पेंशन वाली नौकरी मिलेगी, इस बात की अपने संकल्प पत्र में तस्दीक करी है। माताएं अपने बच्चों को सेना में भेजें। शाह ने यह भी अपील की और कहा कि रविवार को बादशाहपुर, नांगल, चौधरी, इंदुरी के कुंजपुरा में जन आशीर्वाद रैलियां भी निकाली गई हैं। संबोधित किया, कहा कि हरियाणा वीरों की धरती है। सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है। जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सोनिया ने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर इसे लागू किया। अब इसका 30वां वर्जन लागू होगा। उन्होंने मातृशक्ति से कहा कि 3 अक्टूबर को नवरात्र शुरू हो रहे हैं। शक्ति आलोचना करने वाले कांग्रेस को महिलाएं मिलकर हराने का काम करें। तो तमाम बड़ी बातें अमित शाह कहते नजर आए। हरियाणा के 5 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी जाएगी, ये बड़ी बात थी। देखिए, जिसको लेकर हमेशा से घेरने की बात साफ तौर पर कांग्रेस करती नजर आई है, उसी बात को लेकर हथियार बनाने का काम कहीं ना कहीं अमित शाह करते नजर आए। अमित शाह ने कहा कि देखिए, हमेशा जो कांग्रेस वो ये कहती है कि जो अग्निवीर योजना है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं साफ तौर पर कहता हूं कि आप अपने बच्चों को, आप अपने युवाओं को भेजिए और उसमें हम कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये कहना बिल्कुल बेमानी है कि तमाम चीज़ों को हम खत्म कर देंगे, बल्कि जो अग्निवीर होंगे उनको सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो फिलहाल देखिए, जन आशीर्वाद रैली में तमाम बड़ी बातें कही
अब तक की सरकारों ने एक जाति एक क्षेत्र का विकास किया, भाजपा की सभी बिरादरियों का विकास करती हुई नजर आई है। तो बिल्कुल देखिए, ये पेपर में हम कटिंग भी आपको दिखा रहे हो उस खबर की, और किस तरीके से जनता के सामने एक जो कोशिश की जा रही है, क्या ये वाकई सही साबित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसको लेकर भी इसमें पूरी डिटेल में खबर दी गई है। दरअसल देखिए, करनाल के कुंजापुर में आयोजित बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में गृह मंत्री अमित शाह जब मंच पर पहुंचे तो सबसे पहले तो उनका हाथ जोड़कर के सभी ने स्वागत किया, लेकिन इसी मंच से उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया और ये तक कह दिया है कि हरियाणा में 5 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देंगे, जिस पर अब कहीं ना कहीं हमलावर मूड में नजर आ रही है कांग्रेस। और कांग्रेस बार बार ऐसी कोशिशें करती है कि अगर बीजेपी एक भी बयान देती है तो फिर उस पर कटाक्ष कैसे किया जा सके। लेकिन देखिए, जनता से जब वादा किया गया है गृह मंत्री की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा कि सरकार बना दो, धान का दाम 3100 कर देंगे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के हरियाणा में 10 साल सरकार रही, वो गेहूं और धान के अलावा अन्य किसी फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने 24 फसलों को एमएसपी खरीद करने का निर्णय लिया। कांग्रेस की सरकार में धान के दाम जहां 1300 हुआ करते थे तो अब 2300 तक के लिए पहुंच चुके हैं, और ये सिर्फ मुमकिन हो पाया है बीजेपी के राज्य में। और अगर आप एक बार फिर से बीजेपी को मौका देते हैं तो फिर ऐसे में अब बिना पर्ची खर्ची के ही कई लोगों को, यानी कई युवाओं को, क्योंकि एक रोजगार बड़ा मुद्दा इस वक्त हरियाणा में बना हुआ है, युवाओं की तरफ से खासतौर पर बार बार रोजगार की मांग प्रशासन और सरकार से की जाती रहती है। तो सरकार की तरफ से अब क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अब तक तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टो में हमने दीपिका देखा कि कैसे सरकारें इस बात का ऐलान करती हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों के फसलों को एमएसपी में लाएंगे, और अब ये जब बड़ी बात कही है तो देखना ये होगा कि क्या वाकई वो जनता को साथ पाएंगे या नहीं। अच्छा, निशाना जो है ना सुरभि, बहुत दूर तक का साधा गया है। इसके बारे में और बता दें, उन्होंने कहा कि देखिए, जाति का जिक्र किया कि अब तक की सरकारों ने एक जाति एक क्षेत्र का विकास किया है, भाजपा सभी बिरादरियों का विकास करेगी। निशाना दूर का इसलिए है क्योंकि जिस क्षेत्र में अमित शाह बोल रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, वो सीधे सीधे निशाना साधा गया कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर। देखिए, अब आप समझिए, इस दौरान गृह मंत्री ने एक जातीय जिले का जिक्र किया, क्षेत्र में 35 वर्सेस एक बिरादरी का समीकरण का निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपने एक जाति पर ही फोकस किया था। कांग्रेस समय की बात करें, हालांकि 10 साल से बीजेपी का शासन हरियाणा में बना हुआ है, लेकिन 10 साल के पहले की बात वो कहते नजर आए। क्या कहा? किसी का नाम लिए बिना कहा कि अब तक की पिछली सरकारों ने एक जाति एक क्षेत्र का विकास किया। इस पर्टिकुलर क्षेत्र को उन्होंने स्पेसिफाई किया। उनका इशारा कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में रोहतक और जाट, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में सिरसा और जाट, व बंसीलाल की सरकार में भिवानी और जाट की ओर इशारा था। साथ ही उन्होंने भाजपा की सरकार में 36 बिरादरी पूरे क्षेत्र के विकास का भरोसा दिया। अपने भाषण में अमित शाह ने हरियाणा में यादव समाज से नरबीर को बड़ा नेता बनने पर भरोसा दिलाया है। तो फिलहाल देखिए, एक साथ कई निशाने अमित शाह ने साधे। एक तो संकल्प पत्र में तमाम बड़ी बातें कही हैं। देखिए, हम ये भी कह रहे हैं कि 10 साल हो गए हैं हरियाणा में बीजेपी को, तीसरी मर्तबा पूरी जी जान से बीजेपी जुटी हुई है कि तीसरी मर्तबा भी हरियाणा में सरकार बन जाए। लेकिन जो सुगबुगाहट है वो ये भी है कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी होती है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को स्मेल कर चुकी है, और कांग्रेस इस बात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में जुटी हुई है। वो कोई लूप होल ना रह जाए, इसकी पूरी कोशिश बीजेपी इस वक्त कर रही है, चाहे वो अग्निवीर योजना हो या फिर रोजगार का मसला हो या फिर जातिवाद, कुछ भी हो, कुछ भी कोई भी कमी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती जिससे कि कांग्रेस को मौका मिल जाए। अब देखना ये होगा कि जो कोशिश है बीजेपी की तीसरी मर्तबा सरकार बनाने की, क्या वो कोशिश सफल हो पाएगी, देखने वाली बात है। बिल्कुल। और देखिए, एक और बड़ा कटाक्ष यहाँ अमित शाह ने किया है, और वो जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल शाह ने कहा कि हुड्डा कहते हैं कि मैं सीएम बनूंगा, वहीं दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस में देखें तो अंतरकलह की खबरें यहीं से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दूसरी तरफ दीपेंद्र और शैलजा सुरजेवाला भी तैयार है सीएम पद के लिए, क्योंकि उनकी ओर से दावेदारी ऐसी कर दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि भैंस तो अभी गांव से बाहर ही है और यहाँ मक्खन के लिए पहले से झगड़ा हो रहा है, यानी सीएम की कुर्सी का जिक्र हो रहा है और चुनाव जीतने का यहाँ जिक्र उन्होंने किया है। कांग्रेस का ना तो बहुमत आएगा और ना सीएम बन रहा है, या अमित शाह की ओर से कहा गया। फिर क्यों आपस में झगड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री तो बीजेपी ही बनाएगी। तो ये सीधा कटाक्ष कैसे कांग्रेस पर अमित शाह ने किया है, और ये कहा है
हालांकि देखिए कल तक तो ये कहा जा रहा था कि त्रिकोणीय या पंचकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन अभी भी बीजेपी भी ये मानती है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तगड़ी लड़ाई होने वाली है। और कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार मुख्यमंत्री कांग्रेस से आएगा, तो बीजेपी कह रही है कि अभी तो भैंस गाय के अभी गांव के बाहर है, तो मक्खन की लड़ाई तो पहले से ही चल रही है। बिल्कुल, देखिए ये इंटरेस्टिंग लड़ाई है हरियाणा की, क्योंकि आपने अभी अमूमन सारे चैनल्स को यदि आप खोल के देख लें या फिर अखबार खोल के देख लें तो हरियाणा बहुत फोकस में है। रीज़न है इसका, क्योंकि हरियाणा जाटलैंड है, ऐसी ही बात नहीं है। यहाँ से बहुत चीज़ें जो होती हैं, राजनीति भी जो होती है यहीं से कभी कभी करवट ले लेती है। इसीलिए सभी को इस क्षेत्र के बारे में, इस राज्य के बारे में बखूबी पता है। देखिए दिक्कतें दोनों पार्टी के साथ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी की जैसे लिस्ट जारी हुई थी, आपने देखा था एक बड़ी जो गुस्सा होने वालों की फहरिस्त सुरभि, सभी को याद है कि लगातार पार्टी छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। उन चीज़ों को दुरुस्त करना वो बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती हो गई थी। इधर हम यदि कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो अन्य राज्यों में कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, वो इसी बाबत खराब हो जाता है कि अंतरकलह जो है कांग्रेस में बड़ी हावी होती है। कुमारी सैलजा, जब माना जाता है कुमारी सैलजा लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रही थी, कहा जाता कि वह सीएम बनना नहीं चाहती, उनकी मंशा ही थी। हालांकि बड़ी मुश्किल से कुमारी सैलजा को मनाया गया है और अब वापस प्रचार प्रसार में उतरी है। तो दिक्कतें दोनों पार्टी के साथ है। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी जनता को ये भरोसा दिला पाएगी कि वह उनके हित में आगे काम करेगी। चलिए सुबह आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल देखिए, अंबाला छावनी में जिस तरीके से भाजपा के विच को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी सब कुछ ठीक अभी नहीं कहा जा सकता है। तो इस खबर को आप द हिंदू के साथ साथ अलग अलग अखबारों में देख पाएंगे। अंबाला छावनी के अंतर्गत आने वाले गांव में गुस्साए किसान बीजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज की चुनावी सभाओं पर धरना दे रहे हैं। वो निर्वाचन क्षेत्र जहां से वो 7वीं बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विज की प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक बागी उम्मीदवार मैदान में है जो कि बीजेपी विरोधी वोटों को विभाजित कर रहा है। और भारतीय किसान यूनियन यानी शहीद भारतीय तेजपाल सिंह के ब्लॉक अध्यक्ष अनिल विज मनजीत सिंह ने बीजेपी द्वारा उठाए गए किसान विरोधी कदमों को भी गिनाना अब शुरू कर दिया है। और इसी वजह से माना जा रहा है कि अभी भी देखिए अंबाला कैंटोनमेंट का जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर फजीहत जरूर यहाँ भी बीजेपी की नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी से ही बागी हुए नेता कहीं ना कहीं बीजेपी की खामियों को गिनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी के तौर पर कांग्रेस तो पहले से थी ही, और कांग्रेस की स्थिति भी इस वक्त बहुत ज्यादा कुछ ठीक नहीं चल रही है। देखिए ये बड़ी बात है, चूंकि अनिल विज की जो नाराजगी है वो सभी ने समझी। ये तब भी सामने आया था जब अभी जनवरी में यूँ कह सकते हैं कि सीएम को बदला गया था, नायब सैनी को सीएम बनाया गया था। तब भी अनिल विज की जो नाराज़गी थी ना, वो सभी के सामने आ गई थी, मीडिया के सामने भी आई थी। अनिल विज ने सोचा था कि उनको सीएम प्रमोट किया जाएगा, सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वह उस मीटिंग से उठकर चले भी गए थे, सभी ने देखा। तब उस वक्त ये खबरें सुर्खियां में थी। अभी भी जब टिकटों का बंटवारा हुआ तब भी आपने देखा होगा कि अनिल विज की जो नाराज़गी थी वो साफ तौर पर सामने आई थी। अब दिक्कत ये पैदा हो गई है कि अंबाला का जो कैंटोनमेंट एरिया है, बीजेपी विच फेसेस फार्मर्स फ्यूरी बट ऑल इज नॉट वेल ऑफ कांग्रेस टू। बीजेपी के लिए दिक्कतें तो हैं। अनिल विज के यहाँ क्षेत्र में लगातार आपको बता दें, जो अंबाला का कंटेनमेंट एरिया है, अनिल विज को लेकर यहाँ पर उनके खिलाफ तमाम बातें सामने आ रही हैं। कोई भी उनको पसंद नहीं कर रहा। तो क्या इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा? लेकिन कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है। एंग्री फार्मर्स, जो कि फार्मर्स आपको बता दें ये विषय हरियाणा में इस वक्त बना हुआ है। एंग्री फार्मर्स आर द पिकेटिंग इलेक्शन मीटिंग्स ऑफ द बीजेपी लीडर्स एंड फॉर्मर हरियाणा मिनिस्टर अनिल विज इन द विलेज falling under the Ambala's cantonment constituency from where he is seeking re-election for the 7th time. But the Congress, the key challenge to Mr. Vij, also does not have its house in order with a rebel candidate in the fray. डाइवेंटिंग इन द एंटी बीजेपी वोट्स। तो फिलहाल देखिए, चूँकि साफ तौर पे आपको याद होगा कि हरियाणा में मिनिस्टर रह चुके हैं अनिल विज, और अनिल विज के बारे में कहा गया था कि कुछ ऐसे निर्णय अनिल विज के द्वारा लिए गए हैं जो कि फार्मर के विरोध में थे। हालांकि फार्मर्स जो हैं वो अभी भी उनसे नाराज़ चल रहे हैं। सवाल अब ये खड़ा होता है कि अनिल विज, जो कि
एक तो बीजेपी ओर से नाराज चल रहे हैं, हालांकि सामने अभी वो खुल के नहीं आए हैं, लेकिन उनकी नाराजगी समय समय पर दिख जाती है। दूसरी ओर अपने क्षेत्र में जब प्रचार प्रसार करने पहुंचेंगे तो फार्मर्स का, उनको किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इस सिचुएशन को, ये दोहरी सिचुएशन जो अनिल विज के सामने आ खड़ी हुई है, इस सिचुएशन से कैसे अनिल विज निकल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, जो कांग्रेस ये सोच रही है दिक्कतें कांग्रेस के लिए कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है, उतनी दिक्कतें कांग्रेस के लिए भी है। तो बिल्कुल अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने 8 नेताओं को निष्कासित किया। रणजीत चौटाला भी इसमें शामिल रहे हैं। और आपको बता दें, हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला और बीजेपी के 7 अन्य नेताओं को 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने का फैसला करने के बाद रविवार को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। ये बहुत बड़ी खबर थी कल की, क्योंकि आपको बता दें कि चौटाला को निष्कासित करने के बाद कहीं ना कहीं अब सुर्खियां बनती जा रही हैं कि देखिए, आपको हम पहले ही बता रहे थे कि पूरा चुनाव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर धीरे धीरे आता जा रहा है। तो फिलहाल रणजीत चौटाला के साथ साथ में 8 बड़े नेताओं को सस्पेंड किया जा चुका है बीजेपी की ओर से। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस की ओर से भी ऐसा कदम उठाया जा चुका है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं हरियाणा में जो कि बीजेपी और कांग्रेस से तो बागी हो चुके हैं। बावजूद इसके, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ये जो खबर रही थी बीते कल की, बेहद बड़ी खबर इसे मानी गई, क्योंकि रणजीत चौटाला जो कि हम इन्हें मान सकते हैं कि हरियाणा के लिए खास तौर पर उन्हें पुराने चावल की तरह देखा जाता है, यानी कि उनकी पैठ पहले से पार्टी में मजबूत थी। बावजूद इनके जब इनको टिकट नहीं मिला तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि कैसे वो खुद अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे और निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद से बीजेपी ने 6 साल तक के लिए न केवल रणजीत चौटाला लेकिन उनके साथ साथ में 8 और बीजेपी के लीडर्स को सस्पेंड किया है। इसमें अगर हम नाम आपको बताएं तो इसमें देखिए, मिस्टर चौटाला के साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है दीप गर्ग, साथ ही राम शर्मा, देवेंद्र कादियान, बच्चन सिंह आर्य और राधा अहलावत, नवीन गोयल, ये वो तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं जिनको निष्कासित पार्टी से किया गया है। यहाँ तक कि केहर सिंह रावत का नाम भी इसमें बताया जा रहा है, यानी कि कुल 8 ऐसे पार्टी के नेता हैं जो कि बीजेपी से लंबे समय तक जुड़े रहे, लेकिन जैसे ही फैसला निर्दलीय चुनाव के तौर पर लड़ने की कोशिश की तो फिर बीजेपी को इस बात की बहुत ज्यादा ठेस जरूर पहुंची थी कि पार्टी पर भरोसा आखिर ये नेता क्यों नहीं कर पाए, जिस वजह से 6 साल के लिए पार्टी की ओर से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि 16 नेताओं को इससे पहले कांग्रेस ने निष्कासित किया था और हाल फिलहाल में बीते कल ही 2 और नेताओं को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया इसी फैसले के तहत में। और इसीलिए माना जा रहा है, क्योंकि दीपिका हम देख रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव कई मायनों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित हो रहा है। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से जब बीजेपी ऐसा फैसला ले रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी ऐसे फैसले ले रही है। निर्दलीय कहीं ना कहीं कोशिश करे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ दे। अब ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर निर्दलियों में से कोई चुनाव जीतता है तो कौन सी पार्टी क्या दोबारा से निर्दलियों को अपने साथ शामिल करेगी। तो देखिए, यही तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो नाराजगी जाहिर हो रही है दोनों पार्टी की ओर से, जो छोड़े छोड़े गए नेता हैं जाते हैं निर्दलीय चुनाव का जिक्र करते हैं। अच्छा, ये तमाम लोग मिलकर कहीं ना कहीं मुकाबले को और रोचक बना रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, इसके बाद त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसको चूंकि दिक्कतें दोनों ही पार्टी को होने वाली हैं। मान लीजिए निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमेशा वोट काटने का काम करते हैं, और ये जो दिक्कतें हैं वो बीजेपी को भी है, ये कांग्रेस को भी। इसीलिए ये बड़ा निर्णय लिया गया ना सिर्फ बीजेपी की ओर से बल्कि कांग्रेस की ओर से कि इनको सबक सिखाया जाए। अब यही हम पहले भी बोल रहे हैं, क्या सिर्फ जो राजनीति है इन दोनों पार्टियों के भीतर ही घूम रही है, कांग्रेस या बीजेपी, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला बन जाएगा? ये जो निर्दलीय हैं क्या भूमिका आगे अदा करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो इस वक्त चल रहा है हरियाणा में वो बहुत इस वक्त इंटरेस्टिंग बना हुआ है, राजनीतिक बहुत इंटरेस्टिंग बनी हुई है। अब जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद जब 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, वो नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं, कौन बाजी मारता है, कैसे बाजी मारता है, ये देखने वाली बात बहुत दिलचस्प होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों। बिल्कुल, तो खबरों में आगे बढ़ते हुए अब हम बात खरगे को लेकर भी करेंगे, क्योंकि देखिए जब तक प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर नहीं हो जाते
तब तक राजनीति में सक्रिय रहेंगे खड़गे, ये उनकी ओर से बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। और इस खबर को भी द हिंदू में जगह दी गई है। आपको याद होगा कि जिस वक्त चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे खड़गे, तो इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन जब उनसे कहा गया कि आप कुछ वक्त का आराम कर लीजिए, उस दौरान भी उन्होंने ये कहा कि आराम तब तक नहीं करूंगा, नहीं तब तक मैं सत्ता से अपनी इस फैसले को किसी के सामने रखूंगा कि मैं सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से जब तक बेदखल नहीं होंगे तब तक मैं कार्य करता रहूंगा, ये खड़गे की ओर से कहा गया। मोदी को हटाने से पहले मैं मरने वाला नहीं, ये देखिए खड़गे ने खुले मंच से बड़ा स्टेटमेंट दिया, बड़ी बात कही। चलिए आपको उस वक्त को बता दें जब खड़गे जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब अचानक से उनको चक्कर आ जाते हैं, आसपास के लोग उनको बिठाते हैं और इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद वो वापस मंच से आते हैं और ये कहते हैं कि 83 साल की मेरी उम्र हो गई है और 83 साल की उम्र में मैं अपने कर्तव्य का पूरी तरीके से निर्वहन कर रहा हूँ और मैं तब तक मरने वाला नहीं हूं जब तक मैं प्रधानमंत्री मोदी को उनके पद से हटा ना दूं, मोदी को वहां से हटा ना दूं। ये बड़ी बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते नजर आए कि 83 साल की उम्र हो चुकी है मेरी, बावजूद इसके मैं अभी भी सक्रिय बना हूं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर का देखिए फोकस जो था जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिलाने की मांग की बात पे कहा गया था और यही बात उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के से पहले वो मरने वाले नहीं हैं। कठुआ जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते वक्त तबियत उनकी थोड़ी सी नासाज हो गई थी और इलाज के बाद उन्होंने बयान दिया, बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर को रिमोट कंट्रोल के तरीके से चलाने की कोशिश में जुटी हुई है और कांग्रेस इसको ऐसा होने नहीं देगी। कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हमेशा सक्रिय है और इसको ये जो लड़ाई है वो आगे लड़ी जाएगी। ये भी कहा कि ये लोग कभी चुनाव नहीं कराना चाहते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही चुनाव करने की तैयारी की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तभी वह चुनाव हो पाए हैं, नहीं तो केंद्र अपने अंडर ही जम्मू कश्मीर को रखना चाह रही थी। हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो हम इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। 83 साल का मैं हो गया हूँ। अच्छा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से ही स्थितियाँ थोड़ी ज़रूर बदली हैं। 10 साल हो गए हैं, 10 साल के बाद अब विधानसभा चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर अब साफ तौर पर यदि आपको याद हो तो राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर पहुँचे थे। राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और हम इसके समर्थन में हैं। हालांकि आपको ये भी याद होगा अमित शाह जब पहुँचे थे, अमित शाह ने भी रैली के दौरान कई बार कहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा तो हम दे ही रहे हैं, आप किस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, ये तो हम कर ही रहे हैं। तो आप ये बताइए कि एक्चुअल जो समस्या है वो क्या है, क्योंकि आपको समस्या पता ही नहीं है तो आप जिक्र किस बात का कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अब तक चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए तमाम नेता अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के भी तीसरे चरण का चुनाव भी बाकी है। दूसरी तरफ हरियाणा का चुनाव है 5 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को दोनों ही राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इस बीच हमने देखा कि जहां बीजेपी चुनाव प्रचार प्रसार में हमलावर हो रही है कांग्रेस पर, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार ऐसी प्रतिक्रिया दे रही है बीजेपी को लेकर के और कई बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। इससे पहले आपने जैसे सुना मेरे सहयोगी को भी, उन्होंने भी इस बात की जानकारी आप तक साझा की कि जब खड़गे संबोधित कर रहे थे लोगों को, उस दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें चक्कर आ गए। लेकिन जब उनसे आराम करने के लिए भी कहा गया, कुछ देर के लिए उनसे ब्रेक लेने को कहा गया, इस पर भी उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द मरने वाला नहीं हूं और मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी सत्ता से बाहर नहीं कर देता, तब तक मैं इसी तरीके से काम करता रहूंगा। अब ये कहीं ना कहीं हम इसे एक बहुत हार्ड हिटिंग तंज के तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल यहाँ किया गया है कि आखिर किस स्तर तक जाने की बात कही जा रही है, किस और संकेत दिए जा रहे हैं कि आखिर कैसे वो आगे सत्ता से किसी को बेदखल करने की कोशिश करेंगे। खैर, ये बात की बात है कि क्योंकि राजनीति में ऐसी बातें आपको अक्सर सुनाई देती रही होंगी, लेकिन अब खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात जम्मू कश्मीर की हम करेंगे। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार अब थम चुका है। नवभारत टाइम्स इस खबर को जगह दी। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण में के लिए मतदान रविवार को चुनाव प्रचार थमा है और वोटिंग मंगलवार को होगी। 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी पांडुरंग के पोल ने बताया है कि 560 पोलिंग स्टेशन 5060 पोलिंग स्टेशन और 39 लाख से ज़्यादा वोटर मतदान करेंगे। पाकिस्तान वोटर जो बॉर्डर है उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात कर दिए गए हैं। तो फिलहाल देखिए, अब अंतिम चरण का जो मतदान है उसी पर
फोकस किया जा रहा है और चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। तो आपको याद होगा कि बीते कल जो आखिरी दौर का जो प्रचार प्रसार होना था वो पूरा कर लिया गया है, यानी कि अब जब चुनाव प्रचार तीसरे चरण के लिए थम गया है तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां पहले से जोर लगाई हुई थी। लेकिन इससे पहले आपने उस तस्वीर को भी देखा कि किस तरह से 2 फेज के वोटिंग तो हो गई है, लेकिन अब तीसरे चरण का इंतजार है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जम्मू संभाग में हैं और जम्मू संभाग इस वक्त पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जम्मू संभाग की जो सीटों पर बढ़त अब तक किसी को मिलती रही है, जो 10 साल पहले चुनाव हुए भी है तो उसमें ये बढ़त बीजेपी के नाम रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से यहाँ पर अब तीसरे चरण में मतदान होते हैं, कितनी परसेंटेज वोटिंग होती है, और इसी के तहत में ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि जो अब तक प्रचार प्रसार किए गए हैं, इन प्रचार प्रसार के तहत भी तमाम पार्टियां जोर आजमाइशें कर रही हैं। देखिए, अंतिम चरण की 40 सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया। कल आपको बता दें वोट डाले जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का शोर कल थमा था और अब यदि हम बता दें तो 40 सीटों पर विधानसभा सीटों पर मतदान कल 1 अक्टूबर को होना है। सभी पार्टियों की नजर इस चरण के मतदान पर टिकी हुई है, क्योंकि इन सीटों का परिणाम ही तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में सत्ता की कुर्सी पर कौन आसीन होने वाला है। और जम्मू संभाग की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है। कुछ जगह ही नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि सीएन है। और देखिए, किंतु कश्मीर की अधिकतर सीटों पर त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला है। तो फिलहाल जो 40 सीटें कल होने वाली है, इसी पर तमाम की सभी की नजरें टिकने वाली है, क्योंकि एंड ऑफ द एंड यही सीटें डिसाइड करने वाली है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सभी। तो बिल्कुल देखिए, बारिश से इस वक्त कई नदियां ऐसी हैं जो कि उफान पर है। खासतौर पर बिहार का हम जिक्र कर रहे हैं। बिहार में इस दिनों बाढ़ जैसे हालात है और बिहार में लगातार जैसे तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश के कारण वहां नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और बिहार से सटे हुए जो इलाके हैं नेपाल के, यानी कि सीमा जो लगती है बिहार और नेपाल में, पिछले 2-3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हुई और इसके बाद से कई ऐसी नदियां जिसमें गंडक, कोसी, बागमती, बढ़ी गंडक और साथ ही कमला बलान और महानंदा, बागमती और गंगा नदियों का जलस्तर इस वक्त बढ़ चुका है। और वहीं नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण भी बिहार के सीमावर्ती जिलों में कई स्थानों पर अब तक नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। देखिए, बारिश से उफनती नदियां हैं। तस्वीर देखिए आप। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि नेपाल में इस वक्त भारी बारिश बनी हुई है। नेपाल में जो मरने वालों का आंकड़ा है 170 से ऊपर पहुंच चुका है और इसका असर जो है वह, चूंकि बिहार जो है नेपाल से सटा हुआ ही माना जाता है, इसलिए बिहार में इसका सीधा सीधा असर आ रहा है। तो फिलहाल वीरपुर हो गया, वाल्मीकि नगर हो गया, उसके बैराज हो गए, वहां से पानी को छोड़ा जा रहा है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है और तबाही से लगातार जो नज़ारे हैं वो बने हुए हैं। 2-3 दिनों से यदि हम देखें, गंडक, कोसी, बागमती, बूढ़ा गंडक, कमला बलान, तमाम जो बड़ी नदियां हैं इस वक्त उफान पर बनी हुई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली तक सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, यानी कि दिवाली जैसे जैसे आएगी तब तक तमाम जो सड़कें हैं दिवाली तक वो गड्ढा मुक्त हो जाएगी, इसका ऐलान किया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, इस बात का ऐलान किया है आतिशी ने। और आज भी सुबह आपको बता दें कि आतिशी अपने तमाम अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरी मुआयना लगने के लिए। तो आज से अधिकारियों के साथ मंत्रियों, विधायकों सड़कों पर उतरेंगे। सड़कों पे आपको बता दें जायजा लिया जाएगा। इसके बाद सड़कों पर मरम्मत शुरू कर दी जाएगी। पिछले सप्ताह सचिवालय में बैठक कर निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ 2 अलग अलग सड़कों का दौरा किया था। इसके बाद टूटी सड़कों को लेकर सीएम को इस बाबत खत लिखा गया। तो फिलहाल देखिए, दिल्ली को लेकर के जानकारी हम आपको दे रहे थे कि किस तरीके से दिवाली तक गड्ढा मुक्त बनाने की दिल्ली को पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये कितना कामयाब हो पाता है, खैर ये तो समय बताएगा। फिलहाल इसी के साथ सुर्खियां अखबार के में आज के लिए इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।